अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया, जी आया नू वशद के पखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। नया है दिन तो नया है आज़म, और इसी आज़म के साथ आपके लिए हम हाजिर खिदमत हैं कई नए मौज़ूआत लेके। लेकिन उससे पहले आज की अच्छी बात, हसद एक जहर है जो इंसान खुद पीता है और तवक्को दूसरे के मरने की करता है। लिहाजा हसद से बचें और अल्लाह की तक़सीम पर खुश रहें। अगर किसी को आपसे ज़्यादा मिला तो ये सोचें कि खुदा ताला ने आपको भी किसी और से ज़्यादा दिया है, और अगर आपको किसी और से ज़्यादा दिया है तो कोशिश करें कि उन लोगों को भी बांटें, चाहे वो दौलत हो या इल्म, जिनके पास आपसे कम है। आज के शो में क्या कुछ है क्या आपको मालूम है कि पाक क्रिकेट टीम ने नई तारीख रकम कर दी है, बल्कि कहना चाहिए कि रिकॉर्ड तोड़वा दिया है। 112 साला रिकॉर्ड। पिंडी पिच पाकिस्तानी बॉलर्स का कब्रिस्तान सा बन गई। इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख के पहले दिन सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का आलमी रिकॉर्ड बना दिया और 112 साला रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। टेस्ट मैच के पहले दिन 500 से ज़ायद रन्स बनाने वाली इंग्लैंड पहली टीम बन गई। अब ऑस्ट्रेलिया ने 1910 में, सोचे 1910 में, पाकिस्तान बनने से भी 37 साल पहले जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 494 रन बनाए थे। इंग्लैंड के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 खिलाड़ियों ने सेंचुरीज बनाई हैं। वैसे पाकिस्तान ने भी एक बार ऐसा श्रीलंका के खिलाफ किया था जहां 5 सेंचुरीज बनाई थी, लेकिन वो पूरी इनिंग्स में ना तो पहले दिन ही 4 सेंचुरीज बन गई। हैरी ब्रूक्स ने 80 गेंदों पे इंग्लैंड की तारीख की तीसरी तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की। हाँ, ये अलग बात के 500 रन बन गए। आप ये देखें कि किस रेट से स्कोर हुए हैं। जब ये शुरू हुआ मैच तो बहुत सारे क्रिकेट पंडित्स ने कहा कि हम तो टेस्ट देखने आए थे, ये तो T20 चल रहा है। सऊद शकील को एक ओवर में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 6 चौके लग गए। तो देखिए, इन सब पे आज हम ज़रा तफसील से बात करेंगे, और ख़ास तौर पे कुदरत का निज़ाम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर उसी तरह की हुई और कहा गया कि देखिए टेस्ट मैच होगा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है इंग्लैंड के लिए। आगे बढ़ते हैं और आज क्या कुछ है मज़ीद शो में वो आपको बताते हैं। फिलर्स हो, बोटॉक्स हो, उसके ज़रिए ख़ुद को किस तरीके से यंग बनाया जा सकता है, इसके लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं यंग बनने के चक्कर में, लेकिन इसको हेल्थी कैसे रखा जा सकता है, इस पर हमने बात की स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर किरण अमीन से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा क्या आपको पता है कि जाड़ा धूम मचाता है, हम बचपन से नज़म पढ़ते आए हैं। देखिए, जाड़ा धूम मचाता आता है तो अपने साथ रिवायती डिशेज़ भी लेकर आता है। अब पंजाब की ख़ास डिश है पंजीरी। कैसे बनती है ये हम आपको शो में बताएंगे। इसके अलावा क्वेटा में ख़ातीन बड़ी तादाद में कारोबार और दीगर मुआशी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इसी हवाले से क्वेटा में हुनरमंद ख़ातीन की हौसला अफजाई और उन्हें मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए एक मेला भी सजाया गया। अब किसने सजाया था और कितनी ख़ातीन ने शिरकत की, हम आज मेहमानों को मदऊ किया है, उनसे भी बात करेंगे। और वाह भाई वाह, चीन से लाई गई हैं नई रेलवे कोचेस, और लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान में चलेंगी, क्योंकि इतनी अच्छी साफ़ सुथरी और अंदर से तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप देख भी सकते हैं, ऐसा आपको लगता है किसी फ़्लाइट का गुमान होता है, किसी जहाज़ की सीट्स का गुमान होता है। वैसे हमारे यहाँ जहाज़ की सीट भी अब ऐसी हो गई है कि इस पर आप जितना तकिया करें उतना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन नई रेलवे कोचेज़ जो है कराची कैंट से रोडी के लिए आजमाइशी सफ़र जो है शुरू हो गया है। आपको इन नई नवेली AC स्टैंडर्ड और इकॉनमी रेलवे कोचेज़ की सैर भी करवाएंगे। इरादा बन रहा है हम भी ज़रा सैर करके आएंगे। तो फिर अगर हम बात ये कर ही रहे हैं तो इसी से हम प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। चीन से लाई गई हैं नई रेलवे कोचेस, कराची कैंट से रोडी के लिए इनकी आजमाइशी सफ़र शुरू हो गया है। अब इसमें पालक, कार, AC स्टैंडर्ड और इकोनॉमी की कोचेस लगाई गई हैं। इन कोचेस की सैर जो है, देखिए हमने तो अभी नियत की है, लेकिन सलमान अहमद कर भी आए। सलमान अहमद से हम मज़ीद जानते हैं। जी सलमान। चाइना से आने वाली नई कोचेस का आजमाइशी सफ़र लाहौर की तरफ गामजन है। इन कोचेस में पार्लर कार, स्टैंडर्ड और इकोनॉमी क्लास मौजूद हैं। मज़ीद इसमें क्या क्या खसूसियात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर है AC पार्लर का, इकोनॉमी क्लास का और AC स्टैंडर्ड का, और मे बी कि इन अच्छी ये जो बहुत इतनी वेल फर्निश्ड कोचेज़ हैं, इससे ये होगा कि सफ़र और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। That's very good, and also our coach is very good, ready for trial.
I think it's both the effort for this success. एसी पार्लर में भी मज़ा है और एलसीडी में देखने में अपना ही मज़ा है कि आप अपनी घर में जो है सब देख रहे होते हैं, अपने पसंद से देख रहे होते हैं। यहाँ हम अपनी ही पसंद से देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। इकोनॉमी क्लास में इन्होंने जो अपना जो चार्जिंग बोर्ड होते हैं वो इन्होंने दिए हैं 6 के 6 दिए हैं, मतलब कि जो इधर 3 बर्थ हैं, जो इस साइड 3 बर्थ हैं, दोनों को दिए हैं। इसके अलावा बाकी जो बाकी सेम कोच है, कोई इतना फ़र्क नहीं है, वाशरूम अच्छे हैं। रेक को लेके जा रहे हैं ट्रायल पे और रास्ते में जगह जगह इसको रोक के चेक किया जाएगा और उसके बाद इसको क्लियर किया जाएगा। वापस बैग आएंगे इंशाल्लाह कराची और फिर पेशावर के लिए जो है ना रवाना किया जाएगा ट्रायल पे। ये जदीद कोचेस आवाम के लिए खूबसूरत तोहफा है, जिससे ना सिर्फ मुसाफिरों को सहूलियात मैसर आएंगी बल्कि रेलवे का ट्रेन ऑपरेशन भी बेहतर होगा। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। क्या बात है जी, सलमान अहमद तो अब लेंगे मज़े, लेकिन अदब का मज़ा लेने वालों के लिए भी बड़ी अच्छी सौगात जो है वो सज चुकी है। शहर उरूसुल बलाद में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है कराची में। 4 दिसंबर तक ये जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इक़बाल और कौम के नाम से पहली फ़िक्री नशिस्त हुई। मुमताज़ ब्रॉडकास्टर, अपने ज़माने के बेहतरीन मेज़बान, बल्कि इनका ज़माना शायद हमेशा रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, इन्होंने उर्दू का शाहकार अदब के उन्वान से मुंतखब तहरीरें सुनाई। नुमाइंदे ख़ुसूसी रेहान अहमद ने ख़ुसूसी रिपोर्ट तैयार की है इस ख़ुसूसी महफ़िल के हवाले से। चलिए देखते हैं। क्या रौनक है, क्या मिठास है, क्या खुशबू है, क्या बहार है इस इफ्तिताही इजलास की। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ। वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने इफ्तिताह किया और खुतबा इस्तक़बालिया जो था वो अहमद शाह जो सदर आर्ट्स काउंसिल हैं उन्होंने पेश किया। आवाम की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी। वज़ीर आला ने अपने ख़िताब में कहा कि फ़न और अदब की खिदमत के लिए जो कुछ भी खिदमत हो सकती हैं वो हुकूमत सिंध जो है उससे पीछे नहीं रहेगी और उसमें बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालेगी। कुछ लोगों से चलते हैं और चल कर बात करते हैं और देखते हैं कि वो 15वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस के पहले दिन को किस नज़र से देखते हैं। शकील सिद्दीकी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा शकील भाई, मुझे एक बात बताइए कि आम ख्याल ये है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि थिएटर जो है आजकल का जो थिएटर है उसने उर्दू की शक्ल बिगाड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, इत्तेफाक करते हैं इससे? नहीं, मैं उसमें गुनाहगार नहीं हूँ। हमारे ड्रामे आज भी फैमिली उसी तरह से देखती है, पूरी फैमिली बैठ के देखती है। अगर हमने उर्दू बिगाड़ा है तो उसकी ज़रूरत होगी ड्रामे में, क्योंकि यहाँ उर्दू बिगाड़ के भी बोली जाती है। कई मज़ाफ़ाती बस्ती है जहाँ पे क्या कर रही है, क्या खा रही है। तो अब हम जब ड्रामा करते हैं ना उस तबके के लिए, और जब वो कैरेक्टर्स होते हैं तो वो उर्दू बिगाड़ते हैं। अदरवाइज़ उर्दू हमारी बहुत अच्छी ज़ुबान है। हम मैं बोल रहा हूँ कोई बिगाड़ के बोल रहा हूँ नहीं। जहाँ ज़रूरत होती है वो हम बताते हैं कि यहाँ के लोग कैसे उर्दू बोलते हैं, तो उस तरह के ड्रामे होता है। अदरवाइज़ उर्दू कभी बिगड़ी है ना कभी बिगड़ेगी। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जनाब उमर शरीफ साहब के साहबजादे जो हैं जवाद उमर इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल, आज यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अपनी ज़बान को प्रमोट करना चाहिए। वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी उर्दू में ड्रामा किया, स्टेज किया, लिखते भी उर्दू में थे, और एक ख़ास किस्म का मिज़ाह जो उर्दू में अब्बू ने इंट्रोड्यूस किया और उसको पूरी दुनिया में रोशनास कराया, ज़बान को प्रमोट किया। एक तरह से एम्बेसडर थे। इस ज़बान की खासियत ये है कि हम सबको बोलनी चाहिए और इतनी अच्छी बोलनी चाहिए, मेरे ख्याल से गलत इंग्लिश से बेहतर है हम अच्छी उर्दू बोलें। नदी में बाढ़ आ जाए, कोई पुल टूट जाए, तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और मकड़ी साथ होते हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम लाहौर से तशरीफ़ लाए, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। जनाब जी, मेरा इत्तेफाक से मेरा भी 15वां एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि मैं हर साल आता रहा हूँ और हर साल आकर पहले से ज़्यादा खुशी होती है।
क्योंकि इसका दायरा भी बढ़ता जाता है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी पहले से अच्छी है। और इस ज़माने में जबकि लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं, अदब से दूर होते जा रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी जो है ये बहुत ही अच्छी, बहुत बरवक्त और बड़ी गनीमत है। माशरे के अंदर हम देखते हैं हमें अदब का और उर्दू ज़बान का ख़ास तौर पर बड़ा जवाल नज़र आता है। लोग बड़ी गलत उर्दू बोलते हैं। बहुत सारे लोग तो अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं उर्दू बोलना, अंग्रेज़ी बोलना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से इस रुझान को बदला जा सकता है? देखें ना, ये ख़राबी जो है असल में ये आपके निज़ाम तालीम की ख़राबी है, जिसको हम तस्लीम करने को शायद तैयार नहीं हो रहे कि ख़ास तौर पर ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की एक वबा फैली है। तो इन्होंने, आप देखते हैं कि 15 साल की उम्र में बच्चा आ जाता है, वो हर सब्जेक्ट में बड़े नंबर ले रहा है, उर्दू में अपना नाम ठीक तरह से नहीं लिख सकता। अब जो बच्चा उर्दू में नाम ठीक नहीं लिख सकता, वो उर्दू पढ़ेगा कैसे और बोलेगा कैसे? और अगर वो नहीं करेगा तो आइंदा 10 साल बाद जो ऑडियंस आएगी, वो ऑडियंस जो है उसको बिल्कुल पता नहीं होगा, यानी उसकी एक बहुत बड़ी तादाद को। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ ये करिकुलम के लेवल पर ठीक करने वाली है कि इसको मैंडेटरी बनाया जाए कि प्राइमरी तक एजुकेशन जो है वो उर्दू ज़बान में हो, और उसके बाद उर्दू में जो लिटरेचर कह लीजिए या इसको 8वीं जमात तक कम से कम ज़रूर कंपल्सरी किया जाए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे ये बात आगे चल सकती है। जी, 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा बज़ाहिर नज़र आता हो या ना नज़र आता हो, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये ज़रूर है कि हमें हमारी ख़राबियों का पता चलेगा कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे हम सही नहीं जा रहे और किस तरह से हम अपनी ज़बान को बेहतर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। उस सिलसिले में ये यकीनन नई नस्ल की रहनुमाई करेगी और हमें यकीनन एक डायरेक्शन इस कॉन्फ्रेंस से मिलेगी। अब बात करते हैं कोयटा की, जहाँ बहादुर ख़ातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, ज़िंदगी की दौड़ में अहम किरदार अदा कर रही हैं। हुनरमंद ख़ातीन की हौसला अफजाई और उन्हें मुआशी तौर पर इस्तेहकाम बनाने के लिए एक मेला सजाया गया। अब ख़ातीन ऑनलाइन बिजनेस के ज़रिए घर बैठे रोज़गार भी कमा सकेंगी। पहले इस पर रिपोर्ट देखते हैं नूरुल आरफीन की। मेरा हुनर मेरा फ़ख्र। कोयटा में हुनरमंद ख़वातीन की हौसला अफजाई और उन्हें मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए हाथ से तैयार करदा अशिया की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में दिलकश रवायती मलबूसात, खूबसूरत चादरें, बेडशीट, मुनफरिद हैंड बैग्स और दीगर आराइशी सामान शुरका की तवज्जो का मरकज़ बन गया। हर चीज़ से कोई ना कोई चीज़ ये क्रिएट कर लेती हैं। अल्लाह ताला की एक तरह से गॉड गिफ्टेड है इनका कि इनके पास जो है ये एबिलिटी है कि ये हर चीज़ को कन्वर्ट कर देती हैं। मुंतज़मीन कहते हैं नुमाइश का मकसद बलूचिस्तान के हुनरमंद अफराद की मसनूआत को मुल्की और गैर मुल्की सतह पर फ़रोग़ देना है। This annual exhibition highlighting the crafts, highlighting the creativity and highlighting the resilience. हुनरमंद ख़वातीन ने न सिर्फ हाथ से जदीद और मुनफरिद डिज़ाइन के मलबूसात और दीगर अशिया तैयार की, बल्कि नकारा और इस्तेमाल शुदा अशिया से खूबसूरत ज्वेलरी, बैग्स, कानों के झुमके और दीगर सामान भी तैयार किया। जो भी कचरा इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द जो है पोल्यूशन फैलाता है, तो वो उसको जो है कम करने के लिए हमने जो है रिसाइकल प्रोजेक्ट किया है। उसमें हम कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये आप देख रहे हैं जो मेरे हाथ में ये जो हैंडीक्राफ्ट है, ये जो है हाथ से पहले बीड्स बनाते हैं इसके और उसके बाद इससे हम ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं। नुमाइश में ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए थिएटर शो का भी इनेकाद किया गया। उनको ज़रिए माश पोल्ट्री करने का तरीका बताया, पोल्ट्री के ज़रिए क्या पोल्ट्री में का काम कर सकती हैं। उधर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताउन और कमर्शियल बैंकों के इश्तराक से कोयटा वुमेन ट्रेनिंग सेंटर में भी बलूचिस्तान की हुनरमंद ख़वातीन की दस्तकारी के नमूनों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में बलूचिस्तान की बासलाहियत ख़वातीन को ऑनलाइन सर्विसेज से मुतारिफ कराया गया ताकि वो घर बैठे आसानी के साथ मालियाती कारोबारी लेन देन कर सकें। ज़्यादातर ख़वातीन जो है सेविंग प्लान भी कर सकती हैं। इसमें रोज़मर्रा की ज़रूरियात, जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, बैंकिंग पे आ रही है, तो इन ख़वातीन के लिए अकाउंट हम फ़ौरन प्रोसेस कर रहे हैं और आप इंटरेस्ट देख रहे हैं लोगों का कि काफ़ी बहुत ज़्यादा है इसमें। हुनरमंद ख़वातीन कहती हैं ऑनलाइन बिजनेस से वो बेहतर रोज़गार कमा सकती हैं। डेकोरेशन सामान जो हाथ से बने हुए
जो हाथ से बनाते। अब हमारे ख़वातीन को एजुकेट किया जाता है कि वो अपना सामान ऑनलाइन बाहर ममालिक में ये पसंद किया जाता है, तो हम इसको ऑनलाइन भेजा करेंगे। शुरका ने मकामी ख़वातीन के हाथ से तैयार की गई अशिया को सराहा। ज़बरदस्त स्टार उन्होंने लगाए हुए हैं और कीमतें भी बड़ी मुनासिब हैं, रिजनेबल हैं कि आप जो चीज़ें लेना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। नुमाइश में ख़वातीन के हाथ से तैयार किए गए देसी और गैर मुल्की खानों के स्टॉल्स भी सजाए गए थे, जिन्हें वो मकामी मार्केट में आसान मोबाइल अकाउंट के ज़रिए बआसानी फ़रोख्त कर सकती हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। हमने इसी मेले से 3 नगीने चुने हैं जिससे हम बात करेंगे। ट्रेनर ज़किया इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा ड्रेस डिज़ाइनर बिस्मा मोहम्मद जायद और जो बलूचिस्तान की जो ख़ास सौगात है कशीदाकारी, तो एक कशीदाकार समरीन बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम। वशद के शो में आपका बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। तो मैं आगाज़ जो है वो करूँगा समरीन बीबी से, क्योंकि जी बलूचिस्तान की जो मशहूर कशीदाकारी है वो आप करती हैं। समरीन, मुझे बताइए कब से आप ये कर रही हैं काम? जी समरीन को अगर माइक दे दें तो। जी समरीन, मुझे बताइए आप कब से ये काम कर रही हैं? कब से ये काम कर रही है समरीन? ओके, मैं चाहूँगा कि क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, ज़किया आप मुझे बताइए, माशाल्लाह से आप ट्रेनिंग्स दे रही हैं, कितने लोगों को, कितनी ख़वातीन को ट्रेन कर चुकी हैं अब तक आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन नूर है। मैं आईडीओ में ड्रेस डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ और कशीदाकारी की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन है। मैं आईडीओ में ड्रेस डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ और मैंने वहाँ पे बहुत कढ़ाई भी सीखी है। जी, सिलाई के साथ साथ मैंने कढ़ाई भी सीखी है और मुझे वहाँ पे बहुत से ऑर्डर भी मिल रहे हैं। मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगा अब ज़किया आपसे हम बात करें, अगर आप माइक अपने हाथ में ले सकें। ज़किया आप बताएं, आप माशाल्लाह अब तक कितनी ख़वातीन को ट्रेन कर चुकी हैं? क्या कुछ आप हुनर जो है उनमें पैदा कर चुकी हैं? ब्रेक पे जाने से कबल हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान कोयटा में एक बड़ा ज़बरदस्त सा मेला सजाया गया, जो कि वहाँ की लोकल जो कशीदाकारी है और दीगर मलबूसात है उसके हवाले से। अच्छी बात यह कि जो लोकल कम्युनिटी हैं उनको इसमें एंगेज किया गया। ख़वातीन ट्रेनर भी, ख़वातीन बनाने वाले भी, ख़वातीन बेचने वाले भी, तीनों हमारे साथ मौजूद हैं, ज़किया, बिस्मा और समरीन। ज़किया, उम्मीद है कि अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मुझे बताइएगा कि कितनों को आप ट्रेन कर चुकी हैं अब तक, कितने अरसे से आप ट्रेन कर रही हैं, किस चीज़ की ट्रेनिंग देती हैं? हम सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं। बेनिफिशरीज़ हमारे साथ 40 बेनिफिशरीज़ हैं। अभी तक से हम 80 बेनिफिशरीज़ को फैसिलिटेट कर चुके हैं। 2 फेजेस होते हैं, 6 मंथ का कोर्स होता है हमारा। अभी एक बैच हम निकाल चुके हैं, ये सेकंड बैच है जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा ज़किया, इसमें बहुत सारी कहानियाँ भी होंगी। कौन कौन से बैकग्राउंड से ख़वातीन आती हैं? वो ऐसी कोई स्टोरी हमें बताइए कि जो इंस्पायर कर सके उन ख़वातीन को जो शायद समझती हैं कि वो घर बैठे कुछ नहीं कर सकती। सर, हमारे पास बेसिकली बहुत गरीब तबके से ख़वातीन आती हैं जो घर से घरेलू हालात जिनके बहुत ख़राब होते हैं। ऐसी फ़ीमेल्स को हम इनरोल करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने घर के अखराजात में अपने घर वालों का साथ दे सकें। माशाल्लाह, वुमेन एम्पावरमेंट पे आप हमारे पास इंस्पिरेशन स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा है। जी, मुझे बताइए। एक हमारे पास फीमेल थी, उसके घर में बहुत मसला था, उसके देवर उसे मारते थे, वो थोड़े से एबनॉर्मल थे, तो उसको सपोर्ट हमने दी है और अभी वो अपना कारोबार खोल के घर पे बैठ के सिलाई करती हैं और उससे अपने घर को चलाती हैं। बहुत अच्छी बात है ज़किया। अच्छा, मैं चाहूँगा बिस्मा से अगर मैं बात कर सकूँ, और आई होप कि बिस्मा को मेरी आवाज़ जा रही होगी।
तो अगर आप माइक पास ऑन कर सकें बिस्मा को और मैं बिस्मा से बात कर सकूं। बिस्मा, आप माशाल्लाह से ड्रेस डिज़ाइनर हैं, कैसे डिज़ाइन करती हैं, कितने ड्रेस डिज़ाइन कर चुकी हैं आप? जी, मैं 5 महीने से आइडियो में काम कर रही हूँ और मैंने अभी तक बहुत से ड्रेस की डिज़ाइनिंग सीख ली है। अभी मेरे पास ऑर्डर भी आते हैं और मैं घर में अपना कारोबार चला रही हूँ। बिस्मा, इससे पहले आप कुछ करती थीं या बिल्कुल आपका ये फ्रेश स्टार्ट है? इससे पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, अभी मैंने शुरू किया है। और कितने ऑर्डर्स आपको आ जाते हैं हफ्ते के हिसाब से या महीने के हिसाब से? अभी शुरू मतलब हफ्ते के हिसाब से 5 ड्रेसेस मैं सी लेती हूँ। ऑर्डर मुझे आते हैं अभी ज़्यादा, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा बिस्मा, एक काम होता है ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर काम का आगाज़ करना, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दोनों आपको आसान लगे, मुश्किल लगे? आपका तजर्बा कैसा था? पहले जाहिर सी बात है थोड़ी सी मुश्किलात तो होंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है हमें काबिल बनाए, इस काबिल बनाए कि हम घर बैठे अपना कारोबार कर सकें। बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आप माइक जो है वो दीजिएगा समरीन को, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम जो है उनसे बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन सवाल मैं आपको बताऊंगा, आप समरीन को वो सवाल बताइएगा। समरीन के लिए मेरा सवाल ये है कि वो कशीदाकारी करती हैं, कि क्या क्या इस्तेमाल होता है उस कशीदाकारी में, कितना ये नाजुक और मुश्किल काम है? सर, ये शुरू में तो बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई उसमें बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को सिखाया गया। उसमें हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सिखाया गया। अच्छा। अब मेरे लिए आसान हो गया है काम करना। जी सर। अच्छा, और समरीन के लिए ये भी सवाल है कि एक अगर कुर्ता है और उस पर अगर कशीदाकारी करनी है तो उसमें कितना वक्त लगता है? सर, तकरीबन 20 दिन, और ज़्यादा काम हो तो 1 महीना भी लग सकता है। और कीमत फिर उसकी क्या ठहरती है समरीन? सर, काम के मुताबिक होता है। काम ज़्यादा होता है तो कीमत भी ज़्यादा होती है, और काम कम होता है तो कीमत भी कम होती है। चलें, ये अगर आपका काम 20 महीने से लेके 1 महीने तक का काम है तो अंदाज़न मैं अगर सोचूं कि मुझे भाई ऑर्डर करना है तो कितने जहन में रखूं मैं? तकरीबन सर 30-40 हज़ार। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि काम भी इतना ये नाजुक है। अब मैं ज़रा ज़किया, एक बार फिर ज़किया से मैं बात करूँगा, और ज़किया को अगर आप माइक पास ऑन करें। ज़किया, बलूचिस्तान जो हमारा सूबा है माशाल्लाह कुदरती वसाइल से माला माल है, हुस्न से माला माल है कुदरती, और वहाँ पे पहाड़ भी हैं, वहाँ पे दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, संगलाख चट्टानों से लेके नखलिस्तान तक सब कुछ मौजूद है। बलूचिस्तान के लोग भी उतने ही ज़्यादा हुनरमंद हैं। अभी तो आपने 2 बैचेस किए हैं, आगे चल के आपका क्या इरादा है? कितनी ख़वातीन को इस नेटवर्क में आप लाना चाहती हैं? मुस्तकबिल में भी हमने ये प्लान किया है, इंशाल्लाह हम और ख़वातीन को इनरोल करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सूबे को, जैसे आपने कहा, पसमानदा समझा जाता है, लेकिन हमारे जो सूबे की ख़वातीन हैं उनके पास बेपनाह हुनर है जिसको तराशने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम फिर प्लान करेंगे कि 80 फ़ीमेल्स को हम और ट्रेन करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तीनों का हमारे साथ मौजूद थी। ये जो आने वाला दिन है, आने वाले जो साल हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट के साल हैं। ख़वातीन को हुनरमंद बना के, ख़वातीन को ख़ुद से जो है चलने के काबिल बनाने के ये अहद है। ये तो क्यों ना इस पे मज़ीद इनकी पजीराई की जाए, और मज़ीद आगे भी हम इस हवाले से बात करते रहेंगे जब जब ऐसे मौक़े आते रहेंगे। अभी हमें एक लेनी है ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए स्टे विद अस। बात होती है तो पंजाब की रिवायती डिश है पंजीरी।
सदफ और उनके शौहर किस तरीके से इसे महारत से तैयार कर रहे हैं, पहले आयशा अता की रिपोर्ट देखते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। ये है एहतमाम पंजीरी तैयार करने का। थाल में कहीं बादाम और काजू तो कहीं छुहारे और पिस्ता पड़ा है, जबकि मेवा, कोपरा और अखरोट है पंजीरी की जान। लवाजमात की तैयारी के बाद अब मरहला है पंजीरी की तैयारी का। कड़ाही में देसी घी का तड़का बनाता है ड्राई फ्रूट्स को खस्ता। एक एक करके ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है मेहनत तलब काम, जिसमें दिखा रही हैं सदफ अपने हाथ का कमाल। पहले सर्दियों में हर घर में बना करती थी और स्पेशली ये गांव में ज़्यादातर बना करती थी। तो मैंने भी पंजीरी जो है अपनी नानी, दादी और इनके हाथ की खाई हुई थी और हमारे घरों में होती थी। फिर अम्मी बनाया करती थी, अम्मी के बाद फिर मैंने अपने बच्चों के लिए बनाना शुरू किया। लवाजमात को पीसना सबसे हसास मरहला है। जिसे बाद में मिक्स करके शीशे की बोतलों में महफूज किया जाता है। पंजाब की खोई हुई रिवायत को शहर में जिंदा रखने के लिए सदफ के शोहर भी इनका साथ देते हैं। हमारी ट्रेडिशन भी है, लोग इसको भूलते जा रहे हैं। चने की दाल से, मूंग दाल से, सूजी से, बहुत सारी चीज़ों से बनती है। अपनी अपनी पसंद की बात होती है। पंजीरी अमूमन गांव में तैयार की जाती है, मगर शहर में इसकी अफादियत को नई नस्ल से रोशनास करवाने के लिए सदफ और इनके शोहर का इक़दाम काबिले सत्ताइश है। सर्दियों की ये खास सौगात खुशबू और जायके में है लाजवाब, जो सिर्फ गांव में ही नहीं अब शहर लाहौर में भी है दस्तयाब। जो एक बार खाए बस फिर खाता ही जाए। कैमरामैन जवाद लिया के साथ आयशा अता, समा लाहौर। तो सदफ बतूल और शाहिद इस्लाम दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सदफ और शाहिद साहब, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ भी माशाल्लाह से तशरीफ़ लाए हैं। तो लेडीज़ फ़र्स्ट, सदफ मैं आपसे आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। सदफ ये बताएं कि पंजीरी बनाए तो आपने, लेकिन इसको बाज़ाब्ता कारोबार बनाने का ख्याल किसका था, कैसे आया? ये पंजीरी हमारी रवायती सौगात है और ये हर सर्दियों में हमारे घर में बना करती थी। और ये होती है सूजी में और मूंग दाल में। जो मूंग दाल है उसमें जब मैंने बनाई तो मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने खाई और उनको टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये बिल्कुल डिफरेंट है एक। तो उन्होंने कहा कि क्या हम इसको एज अ बिज़नेस ले सकते हैं, करते हैं शुरू, क्योंकि हम लोग तो घर में बना पाते हैं और बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बना पाते। तो क्या हम इसको सेल स्टार्ट करते हैं, हम लोग मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से जो है ना, इसका एक मुख्तलिफ जायका था तो इसको लिया और इसकी जो है ना ये तैयारी शुरू की और इसको सेल के लिए स्टार्ट किया। अच्छा, और शाहिद साहब ये बताएं कि देखते हैं हम कि बेकरी से लेके बड़ी बड़ी दुकानों तक ये फैक्ट्रीज़ या कंपनीज इसको बनाती, लेकिन आप माशाल्लाह दोनों मिलके, दो लोग ये काम कर रहे हैं। तो घर में तैयारी जो होती है, कितना चैलेंज होता है घर में तैयार करना? ये पहले तो बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में भी इनवाइट किया। तो घर में तैयारी हमारे लिए जो चैलेंजेस थे वो सबसे पहले तो ये था कि हाँ इसको यानी घर में तैयार करना, उसके लिए क्या चैलेंजेस हो गए। फिर इसके लिए एक ब्रांडिंग जो है वो करना बड़ा एक चैलेंज था कि इसका नाम क्या रखा जाए और कैसे इसको जो है वो आगे जो है वो सेल किया जाए और इसकी पैकिंग जो है वो कैसी होगी।
तो ज़ाहिर बात है, जैसे आपने भी फरमाया कि फैक्ट्रीज़ में बनती है तो उनके पास एक प्रॉपर सेटअप होता है। तो घर में जब आप बनाते हैं तो पहले तो हमने थोड़ी क्वांटिटी में बनाई और वो इतना चैलेंज नहीं था, आसानी से बन गई। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर जो है वो हमारे बढ़ते गए और उसकी क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ती गई, तो हमारे लिए चैलेंजेस जो है वो बढ़ते गए। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए यानी जो चीज़ें चाहिए थी, मिल हो गई उसके ग्राइंड करने के लिए, चॉपर और फिर कढ़ाई और चूल्हे जो हैं उस तरह से जगह फिर जो है हमने पहले गैराज में इसको शुरू किया अपने गैरेज में, तो फिर बाद में हमने उसको बाहर एक सेटअप जो है वो ओपन उसको शुरू किया, एक किचन बनाया और वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में हमने। और इसका नाम जो है वो एक बड़ा चैलेंज था कि नाम जैसा कि सदम ने बताया कि लोग इसको भूल गए हैं और भूल रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है वो यानी घर की बनी हुई चीज़ जो है वो किस तरह लोगों को क्लिक कर सकती है, इसलिए हमने इसका नाम जो है वो होम मेड पंजीरी के नाम से हमने इसको मुतारफ़ कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और बहुत ज़्यादा बाहर ओवरसीज़ जो हैं वो चूँकि हर चीज़ से आप समझेंगे बहुत ज़्यादा उनको चीज़ें फ़ील हो रही होती हैं, अपना मुल्क, अपना घर और बहुत सारी, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बाहर से हमें बहुत आर्डर जो है वो मिलते हैं। क्या बात है। अच्छा सदफ़, अक्सर नानियाँ दादियाँ जो है ये घरों में बनाती थीं, लेकिन खैर अब तो वो मामलात किस्सा पारीना ही हो गए हैं। हमारी नानियों दादियों की वो सेहत ही नहीं रही कि वो बेचारी अब बैठ के ये काम करें। तो इस चीज़ को, ये जो एक लेजेंड सी चीज़ है, इसको नई नस्ल से मुतारिफ़ करवाना, इसको डोर टू डोर आप लेकर गए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लेकर गए हैं, ये किस तरीके से आपने मुमकिन बनाया? ये इस तरह से था कि जो नानी दादी तो बनाती थी, मैंने भी बचपन में उनके हाथ की ही खाई हुई थी और उसके बाद मेरी अम्मी बनाया करती हैं हर सर्दियों में और मैं भी बच्चों के लिए बना लेती थी। तो मुझे फिर आया कि हम लोग जो है इसको बना के तो सेल करें। अब जब बन गया प्रोडक्ट, एक बना लिया, अब इसको सेल करने का जो था वो हमने सोचा कि इसको किस तरह से सेल किया जाए। एक तो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जो हैं उन्होंने ख़रीदी। दूसरा ये था कि इसको हमने सोशल मीडिया पर इसको हमने पोस्ट अपना होममेड पंजीरी का पेज बनाया। उससे पहले हमारा सना साकुरा किचन का ऑलरेडी एक पेज चल रहा था, तो होममेड पंजीरी का जब पेज बना तो वहाँ से फिर हमने इसकी मार्केटिंग की और ये डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए जो है ना फिर हम लोग इसको लोगों तक पहुँचाते हैं और ये कोरियर सर्विस के ज़रिए ये जाती है और बहुत ही अच्छा इसका फीडबैक भी आता है। और हमारे पेज पे भी काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह लोगों ने इसी फीडबैक को दिए हैं कि ये होममेड है और जब भी किसी के मुंह में एक चम्मच जाता है तो यकीन करें उसका यही होता है कि ऐसा जायका पहले कभी नहीं खाया। अच्छा शाहिद साहब, ये मुझे बताएं कि फ्रेशनेस के हवाले से बहुत से लोग कंसर्न रहते हैं, तो कितने अरसे तक ये ताज़ा रहता है आपका बनाया हुआ? ये चूँकि जितने भी ड्राई फ्रूट है, देखें चीज़ जो है प्रोडक्ट उसने यानी उसकी एक्सपायरी या उसका ख़राब होने के चांसेस जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं कि उसमें अगर कोई मॉइस्चर रह जाए या पानी का कोई उसमें फैक्टर हो तो फिर वो चीज़ जो है ज़्यादा देर नहीं चलती। तो ये पहले तो ये ड्राई फ्रूट है, फिर इनको रोस्ट किया जाता है उसमें देसी घी में। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये 6-7 माह बल्कि 1 साल तक आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसने ये खरीदी हो वो 1 साल तो रखता नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, 10-15 दिन में उसका इस्तेमाल इसी तरह होता है। ठीक है जी, वो ठीक है। शाहिद साहब और सदफ़, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तरीके से काम करते रहें, मेहनत करते रहें और जो हमारी ख़ास पुरानी डिशें हैं वो नई नस्ल से इसी तरह मुतारिफ़ कराते रहें। अभी लेकिन बुरा भला कहने लगता है, आप फिलर्स या बोटॉक्स, उसके ज़रिए आप किस तरीके से अपनी स्किन को हेल्थी कर सकते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कितना फ़ायदेमंद है, इस पे हमने बात की स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर किरण अमीन से। आपको दिखाते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर किरण अमीन हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। आप अच्छा किरण, मुझे ये बताएं कि एक टाइम जब शुरू में बोटॉक्स या फिलर्स आए थे तो बड़ा चर्चा था, हर कोई फिलर्स भी करा रहा है, बोटॉक्स की तरफ भी जा रहा है, लेकिन अब चूंकि ये एक चीज़ नॉर्मल हो गई है, हर बंदा अब शायद कराता हमें नज़र आ रहा है।
चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है या नहीं है, वो फिर भी कराता है सिर्फ अपने पर्सनली खूबसूरती के लिए। तो ये जो रुझान बढ़ा और लोगों ने ये करवाना शुरू किया, इसके यकीनन नुकसान तो होंगे। मैं चाहूँगी पहले अगर हम नुकसान की बात करें, पहले हम नुकसान की बात करें या बोटॉक्स और फिलर्स को पहले क्लियर कर लें, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि बोटॉक्स क्या है और फिलर्स क्या है। बोटॉक्स एक्चुअली हमारे पास ऐसा केमिकल है, समझ लें, या ऐसा न्यूरोटॉक्सिन है जो आपको, ऐसा केमिकल है जो आपके मसल्स को रिलैक्स कर देता है। अच्छा, ठीक है। जब हमारे फेस पे जो ये रिंकल्स बन रहे हैं, जो फाइन लाइंस और रिंकल्स, स्पेशली ये फोरहेड के रिंकल्स हैं, ये वाले रिंकल्स हैं अराउंड द आईज, इसको क्रो फीट कहते हैं, ये जो यूँ करके हम गुस्से वाला फेस बनाते हैं तो लाइंस बनती हैं, ये बोटॉक्स होता है। बोटॉक्स इसके अंदर जब डालते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ये मसल रिलैक्स हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इसके बाद जब आप फ्राउन करेंगे, गुस्सा करेंगे या कुछ भी आंखें चढ़ाएंगे तो वो आपको लाइंस नहीं लगेंगी। ठीक है, ये है बोटॉक्स। अब बात करते हैं फिलर्स। फिलर्स के वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि ये किसी जगह को फिल कर देता है। अब फिल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत तरह के फिलर्स हैं। ये सबसे जो कॉमन और सबसे सेफेस्ट फिलर जो है वो हाइलुरोनिक एसिड फिलर है। अच्छा। हाइलुरोनिक एसिड का नाम आजकल बहुत फेमस होता गया है कि वो स्किन को जो है ना प्लम्प करता है, यानी कि आपकी स्किन को भरा भरा दिखाता है। जब आप सीरम भी लगाते हैं ना, उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ठीक है। तो जो फिलर्स में हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड जाता है, वो हम अंदर स्किन के इंजेक्ट करते हैं और वो स्किन के अंदर जो सराउंडिंग वाटर है उसको अपने अंदर लेकर वो उस जगह को भर देता है। अच्छा किरण, ये तो आपने डिफरेंस बताया ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मैंने बोटॉक्स कराने के बाद देखा कि वो जो खूबसूरती आनी चाहिए वो खूबसूरती नहीं आती। लाइक मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगेन वही कह चुके हैं, हमने लोगों को इस वक्त एजुकेट करना है, वो कुछ और ही चीज़ निकल के आ जाती है। अच्छा, वो क्या है फिर? या मतलब जिससे वो करवा रहे हैं वो ठीक नहीं है, या आपको खुद नॉलेज नहीं है कि आपने करवाना क्या था? देखिए, ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है और आपको क्या चाहिए। मतलब जो आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उसके साथ आपने डिस्कस करना है कि मुझे मेरी ये डिमांड्स है, और उसका काम है कि ये बताना है कि ये रियलिस्टिक है, मतलब नेचुरल लगेगा या फिर बिल्कुल ही अजीब सा लगेगा। क्योंकि हर बंदे की एक डिमांड होती है। हम टीवीज़ में देख रहे हैं, फिल्टर्स हम बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें इतने बड़े होंठ चाहिए, मतलब जो रशियन लिप्स का कॉन्सेप्ट है, बढ़ते जाते हैं, थिक आईब्रोज चाहिए। एग्जैक्टली। और आपका जो फेस ना बिल्कुल ऐसा नजर आए कि कॉन्टोर की भी आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली पेशेंट टू पेशेंट डिमांड होती है, लेकिन जो आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट है या एस्थेटिक फिजिशियन है, उसका काम है कि वो आपको थोड़ा सा गाइड करे कि ये नेचुरल लिमिट है, क्योंकि हर चीज़ का एक रेशियो है जो नेचुरल रेशियो है, और वो नेचुरल फॉर्म में ही अच्छा लगता है। यस, एंड वो आपका फिजिशियन आपको बता सकते हैं कि ये नेचुरल रेशियो है, यहाँ पे इतना डायमीटर है, यहाँ एक लिप दूसरे लिप से इतना बड़ा है, इतना छोटा है। अगर आप इसे ऑगमेंटेशन जिसे कहते हैं, इन्हांस करना, बढ़ाना उसको, तो वो भी आप उस नेचुरल रेशियो में रह के उसको इन्हांस करवाएंगे तो वो यकीनन खूबसूरत लगेगा। अब मैं दो खातीन के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा हूँ और अब मैं मर्दों की भी ज़रा बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहबा, द थिंग इज़ कि अब मर्द हो या औरतें हों, दोनों को अब ज़्यादा कंसर्न है अबाउट देयर स्किन। इट्स नॉट अबाउट ओनली ब्यूटिफिकेशन बट हाउ यू कीप योर स्किन हेल्थी। तो क्या मर्दों में मज़ीद इस हवाले से एजुकेशन आई है कि भैया आपको भी स्किन भी आपके जिस्म का हिस्सा है, तो आपने उसको भी साफ़ सुथरा और हेल्थी रखना है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अब रुझान बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस आ रही है, प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा लोगों को नाम पता चल रहे हैं। पहले तो ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ और मतलब वहीं तक रुका हुआ था, लेकिन अब आम आवाम को भी इसकी बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है कि आपकी स्किन को बेटर बनाया कैसे जा सकता है। बहुत से लोग PRP की तरफ आ रहे हैं, स्किन पीलिंग्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारा बढ़ता चेंज होता हुआ जो मौसम है, ह्यूमिडिटी है इतनी ज़्यादा, तो उसके बाद होता है कि इंसान जो है ना अपनी स्किन इतनी ख़राब हो जाती है, दे आर कंसर्न। और जो लड़के बहुत मेहनत करके एक पॉइंट तक पहुंचते हैं ना, तो फिर उनको होता है कि बस अब हमने बहुत मेहनत कर ली, अब हमें अपने आप पे काम करना है, तो दे आर वेरी मच विलिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन इसमें एक सबसे लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ये चीज़ें अगर करवा रहे हैं तो जैसे वो होते हैं ना कि वो जो अताई होते हैं, द क्वैक्स, इस फील्ड में भी कितने होते होंगे। आई वॉन्ट यू टू प्लीज़ एजुकेट द पीपल कि अगर आपने करवाना है तो प्लीज़ सर्च करके जाएं,
रादर देन ये जो सदर में बैठे होते हैं चीनी दंदान सास या फिर इस तरीके की चीज़ें इधर ना चले जाएं, प्लीज़ मैम। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस पॉइंट बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है कि हर दूसरा बंदा जो है ना वो उठ के ये प्रोसीजर सीख लेता है, लेकिन उसको स्किन की डायनेमिक्स नहीं पता कि वो किस लेयर पे कितना पहुंच रहा है, किस पॉइंट पे कितना वो इंजेक्ट कर रहा है, कौन से डेंजर एरियाज़ हैं फेस के जहाँ पे उसको नहीं डालना, जहाँ से ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि इस तरह के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो इवन फिलर्स का जो आप कह रही हैं, अगर आपने गलत हाथों में फिलर्स दे दिया तो उसके बाद जान को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ फेस के ऐसे सेंसिटिव और डेंजरस एरियाज़ हैं जिस पे हमें नहीं जाना और वो एक प्रॉपर एजुकेटेड, हम इतने साल लगा के यहाँ तक पहुँचते हैं और वो चंद दिनों में वो चीज़ सीख लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें डिफरेंस होगा। तो आप प्रॉपरली अपनी तहकीक करके जाए कि कोई स्किन स्पेशलिस्ट ही वो कर रहा है और उसके साथ एस्थेटिक्स का वो उस चीज़ को उसने एस्थेटिक्स में भी डिप्लोमा किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसको समझा हुआ है डेप्थ में। हर कोई वैसे तो कर रहा है और इतना कोई बज़ाहिर देखे तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आपको जब तक उसका इल्म ही नहीं होगा तो आप किसी का ट्रीटमेंट क्या स्किल है। और कहते हैं ना स्किल तो दो तरह के मजदूर होते हैं, लेकिन जो स्किलफुल होता है वो उसका अलग ही वो होता है, तरीका होता है। अच्छा साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि लाइक जब आप कहते हैं कि जी आपने अपनी स्किन को टाइट करवा लिया, स्किन टाइटनिंग भी है ना, एक तो स्किन टाइटनिंग क्या कॉन्सेप्ट है पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो हम कहते हैं कि जी परमानेंट मेकअप फिक्स करवा लें आप, जैसे हमने बहुत सारे लोगों को अपनी इंडस्ट्री में देखा, इवन पॉलिटिशियंस बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने परमानेंट मेकअप फिक्स कराया हुआ है। तो ये जो परमानेंट मेकअप फिक्स करना है ये क्या है, दोनों चीज़ों का प्लीज आंसर। अच्छा, स्किन टाइटनिंग, स्किन आपकी प्रोटीन से बनी हुई है, इसमें इंपॉर्टेंट है कोलेजन्स। कोलेजन्स में हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड एक फेमस कोलेजन है, बाकी और भी कोलेजन्स हैं। तो जब आपकी स्किन में जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आफ्टर 30s आपका न्यू कोलेजन उतनी स्पीड से नहीं बन रहा होता, हेंस जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं कि स्किन आपको लटक रही है। और हमारे फेस पे फैट पैड्स होते हैं, मतलब कंपार्टमेंट्स बने हुए जहाँ पे फैट है, जिसकी वजह से हमारे फेस का एक स्पेसिफिक जो है वो शेप आपको नज़र आता है। अब जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वो फैट कंपार्टमेंट्स जो है ना डिसलोकेट, मतलब अपनी जगह से हटते जाते हैं और वो फेस लटकता जाता है। तो ये स्किन टाइटनिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपने उसको केटर करना है। अब उसको केटर करने की क्या क्या तरीक़ाकार हैं, उसमें आप फिलर्स लगा सकते हैं, जैसे किसी जगह से फैट हट गया तो आपने वहाँ पे फिलर इंजेक्ट करा दिया तो वो पूरा फुलफिल हो गया। फिर उसके साथ आप बोटॉक्स ऐड कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपके रिंकल्स हैं वहाँ पे आपने, जैसे अगर ये यूँ हो रहा है तो आपने इसको रिलैक्स कर दिया, ठीक है, वो एक लिफ्टिंग इफेक्ट हो गया। और आजकल बहुत फेमस और बहुत सेफ और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है थ्रेड लिफ्ट। अच्छा, थ्रेड लिफ्ट, तो वो थ्रेड लिफ्ट इज़ लाइक कि आपके स्किन में एक ऐसा थ्रेड या धागा डाल, जैसे सूचर, जैसे आपकी ऑपरेशन में सूचरिंग होती है ना, बस उसी तरह का धागा होता है। बहुत सिंपल टेक्निक है, लेकिन अगेन एक एक्सपर्ट ही कर सकता है कि वो थ्रेड आपके एक साइड ऑफ द फेस से अनदर साइड तक वो लगा दिया जाता है और अंदर से, और वो स्किन को आपको बहुत ज़बरदस्त लिफ्ट देता है। और इसका कोई नुकसान नहीं है? इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो कुछ टाइम में डिज़ोल्व होता है, ख़त्म हो जाता है। अब वो ख़त्म होता जाता है तो साइड में जो भी आपकी स्किन में कोलेजन है वो उसको बूस्ट करता है, मतलब उसको जो चीज़ अंदर जाती है वो थोड़ा सा वो इन्फ्लेम करती है ना, मतलब अंदर बूस्ट करती है, एक तरह से बढ़ावा देती है कि स्किन के अंदर जो कोलेजन है वो बनने लग जाते हैं उससे बहुत अच्छी लिफ्टिंग। और वैसे भी आप अपना रोज़ सुबह उठ के एक फेशियल मसाज करें, मतलब जो भी आपके स्किन में जो है ना पानी रुक जाता है, जैसे आप जब लेटे होते हैं ना मुँह सूजा सूजा सा लगता है, तो सुबह उठ के आपने एक गिलास प्रॉपर पानी पीना है भर के। उसके बाद आपने एक फेशियल मसाज करना है जिसे कहते हैं लिम्फेटिक मसाज। लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर है ना उसको ड्रेन ऑफ करते हैं, हटाते हैं। तो आपने इस तरह यूँ जाना है, फिर ये यूँ जाना है, ठीक है, यूँ करके 3 डायरेक्शन बना करके एंड देन यू हैव टू गो डाउन। अच्छा, और ये कितनी देर करनी है आपने? या आपने 2 से 3 मिनट आप करेंगे, आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन में कुछ नीचे जाता हुआ आपको फील हो रहा है और स्किन थोड़ी सी आपको रिलैक्स लगेगी। ये बाकायदा और भी फेशियल्स वगैरह में भी किया जा रहा है आजकल, लिम्फेटिक मसाज। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ द करेक्ट एज कि आप ये करें, क्योंकि हमारे बहुत सी बच्चियाँ या बच्चे दे आर लाइक उन्होंने कोई भी चीज़ देख ली कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया एंड नाउ दे आर कि जी चलें अब हम ये करना है, बट व्हाट इज़ द
करेक्ट एज के, या मैं करेक्ट एज ये तो नहीं कहूँ कि करवाने के लिए द प्रोसीजर्स, लेकिन हमें कब तक नेचुरल रहना चाहिए? देखिए डिपेंड्स ऑन द पे आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, नंबर पे नहीं। अगर फॉर एग्जांपल वैसे सेफ़ तो ये कि 18 के बाद ही आप कुछ सोचे। बच्चा मतलब बच्चियां जो 15-14 साल की आजकल बच्चियां बहुत इंथुजियास्टिक हो गई हैं बिकॉज वो इतने ज़्यादा फिल्टर्स और हम फेक वर्ल्ड से एक्सपोज्ड हैं कि दे वांट टू लुक दैट वे एंड दे थिंक दिस इज़ ब्यूटीफुल। और हमें ये कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है कि आपकी शक्ल जैसे अल्लाह ने आपको बनाया है आप उसमें ही उसको अच्छा इन्हांस कर सकते, ना कि आर्टिफिशियल वेज पर जाएँ। अराउंड आई थिंक 30 के बाद से आपको सोचना चाहिए अपनी स्किन के बारे में। उससे पहले तक अगर आप 20 क्रॉस कर चुके, 22 के बाद आप देखिए कि अगर आपको कोई लेस इन्वेसिव प्रोसीजर जैसे आप PRP की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप कोई सीरम्स अपने फेस पे ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो एज ना करे। और मोर इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कि आप एक्सरसाइज करें, आपकी डाइट अच्छी हो, आपका वाटर इनटेक अच्छा हो। दिस इज़ प्राइमरी है कि आपकी लगाने से बेहतर आप खा लें। तो वो जो लगाना है आपने फलों को चेहरे पे, तो आप फलों को खा लें, फलों को खा लें तो इसका इफेक्ट यकीनन फेस पे आएगा। सही। अच्छा, आपने डाइट की बात की, मैं चाहूँगी लास्ट में शॉर्टली कमेंट कीजिएगा कि डाइट में क्या चीज़ है जो कि हमें डेली बेसिस पर खानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पानी तो बहुत ज़रूरी है। सीजनल फ्रूट्स का आप एक कॉम्बो बना लें, ये ज़रूरी है। इसके अलावा क्या चीज़ है जो कि आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए? देखिए आजकल जो विंटर सीज़न चल रहा है उसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, लोगों की स्किन बहुत ड्राई आउट हो रही है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो गुड फैट होता है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स में होता है, जो हमारे ऑलिव ऑयल में होता है और फिश में होता है, उस तरह की आप डाइट इनटेक करें। प्लस ये कि आपने अपने विटामिन्स कंप्लीट करने, अपने मिनरल्स, विटामिन सी, बड़ा ज़रूरी है। विंटर इज द सीजन फॉर विटामिन सी। गॉड हैज मेड इट दैट वे कि उसने अल्लाह ने दिया ही विटामिन सी सर्दियों में इतना भर के। ऑरेंजेस हैं आपके पास, मैंगो वो है, लेमन है, मौसम्बिया है, ऑल द सिट्रस फैमिली। तो उसका आपने इंटेक अच्छा करना है। अनार हो गया, ठीक है, जो सीजनल फ्रूट्स जिस सीजन में आते हैं ना वो उसका लेना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन जो है ना बड़ी प्यारी सी इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। दालें, लेंटिल्स, गोश्त, क्योंकि वो हेयर ग्रोथ में, आपकी स्किन ग्रोथ में जिंक जिसमें हो, ठीक है। बेसिकली ड्राई फ्रूट्स वगैरह से आपकी रिक्वायरमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, आपने टाइम निकाला। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद के नौजवान ब्रदर मुल्क से मोहब्बत का उन्होंने एक अनोखा अंदाज अपनाया है। मुत्तहदा अरब इमारात के यौम तासीस के मौके पर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा जितना लंबा परचम बना डाला। ये नौजवान 2750 फीट ऊंचा परचम बुर्ज खलीफा पर लहराने का ख्वाहिशमंद भी है। रेदा सिंधु की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं फैसलाबाद का शहरी हूँ। ये मैंने बुर्ज खलीफा की जो लंबाई है 2718 फीट लंबाई है, जो मोस्ट फेमस दुबई की बिल्डिंग है, तो वो UAE का कौमी त्यौहार आ रहा है और कौमी त्यौहार पे मैं उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए पाकिस्तान में मैं ये 2750 फीट लंबा मैंने उनका कौमी परचम पेपर और हाथ की मदद से तैयार किया है। 1 से 1.5 माह बनाने में लगे हैं और हमारी ये 3 से 4 लोगों की परचम बनाने में कोशिश थी। जब 14 अगस्त आता है, कौमी त्यौहार आता है, तो वो अपनी बुर्ज खलीफा पे हमारा कौमी परचम डिस्प्ले करते हैं। UAE ब्रादर मुल्क पहली सफ़ में खड़ा होता है, पाकिस्तान की मदद फराहम करता है। मैं अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री से, वज़ीर ख़ारजा से, वज़ीर आज़म से यही कहना चाहता हूँ, और पाकिस्तान में जो UAE के एम्बेसडर हैं वो भी मेरी आवाज़ बने, इस काम में मेरी मदद करें। मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ UAE में, मुझे सपोर्ट किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा उस टेस्ट मैच की बात करते हैं जो T20 की शक्ल इख्तियार कर रहा है। सड़क पे खिला दिया ऐसा लग रहा है, कोई फिल्म का डायलॉग, सड़क से उठा के स्टार बना देगा। सड़क पे सारे स्टार बना दिए हमने। पिंडी की पिच है या कोई सड़क बना दी। और अभी भी अगर हम आपको देखें
ये देखें, अच्छा देखें मैं आपको बताऊं, देखें एक सड़क ऐसी भी है, ये एक मोटरवे है, कितनी अच्छी सड़क है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और एक सड़क जो है वो पिंडी में भी बनाई है, ये देखें, ये दूसरी सड़क कल बनाई है, कल की कल बनी है ये। और पहला दिन इस सड़क पे यानी कि इस पिच पे रहा जनाब अली इंग्लिश बैट्समैन के नाम, मतलब कि 4 सेंचुरीज बना दी हैं और अभी भी उनके ही नाम चल रहा है। 540 रन हो चुके हैं, 540 रन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आज 540 रन हुए, ज़रूरी ये है कि कल 506 रन हुए, वो भी 4 विकेटों के नुकसान पे। फाइनली जो है 6 विकेटें गिर गई हैं। लेकिन अब आपको क्या क्या हम किस्से बताएं, मतलब कि 4 सेंचुरीज कल बनी है। पहले ही दिन किसी भी टेस्ट में 110 साला रिकॉर्ड टूट गया है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 1910 में और अब हुआ है 2020 में कि जब पहले ही दिन जो है वो 500 रन बन गए किसी टेस्ट मैच में, बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी परेशानी के, जिसके क्रिकेट की इस तरह में कहते हैं ना, बिना पानी पिलाए मारा है इंग्लिश बैट्समैनों ने। इस वक्त 541 रन हो चुके हैं। तो अल्लाह करे इंग्लिश बैट्समैन जल्द से जल्द ब्रेक लें। हमारा ब्रेक लेने का टाइम आ गया है। ब्रेक के बाद अब्दुल माजिद भट्टी साहब होंगे और उनसे सड़क इस पिच के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से कबल हम देख रहे थे कि किस तरीके से रन्स के अंबार लग रहे थे। अंग्रेज़ पता नहीं इस बार 3 क्या 10 गुना लगान वसूल करने ऐसा लगता है कि पिंडी पहुँचे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सेंचुरीज हो चुकी हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स विकेटें ले रहे हैं, लेकिन इंग्लिश बैट्समैनों को कोई दुख नहीं हो रहा है। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब गालिबन कल, हाँ जी बिल्कुल, देखा आप स्टेडियम में ही मौजूद हैं। देखिए नसीम शाह ने आउट किया और बेन स्टोक्स ने कहा कि चल अरे कोई नहीं, खैर है। वो हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं। देखिए ये टेस्ट मैच है, इन्होंने 17 गेंदों पे 41 रन बनाए हैं। मतलब कि भट्टी साहब, मैंने कल देखा था कि आप बड़े खुशगवार मूड में पिंडी की शाम स्टेडियम में आपकी एक तस्वीर आई थी, हमारे एक दोस्त ने भेजी थी, और आज भी आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो अब खुश रहने के अलावा हमारे पास चारा ही क्या है? हमें सिर्फ इंग्लिश बल्लेबाजों को हमें सिर्फ चीयर करना है सर। फैसल, जब हम फ्लाइट में बैठे होते हैं ना, टर्बुलेंस आ जाता है, तो उसके बाद हमारे पास कुछ चारा नहीं होता। हम इंतजार करते हैं कि मौसम बेहतर हो और फ्लाइट नॉर्मल हो। तो यहाँ भी वही हालात हैं कि अगर हम दुख करें, रोएं, लेकिन क्या इंग्लिश टीम जिस स्टाइल की क्रिकेट खेल रही है, लग रहा है कि हम शायद वीडियो गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। तो मेरा ख्याल में आउट क्लास कर दिया। थोड़ी देर पहले नसीम शाह के इस ओवर से पहले ये देखें, एक बैट्समैन आउट हो गया इंग्लैंड का। चले 7 आउट हो गए, 7 आउट हो गए, लेकिन उनका जो पेस है वो कम नहीं हो रही। थोड़ी देर पहले नसीम शाह के इस ओवर से पहले जो जाहिद महमूद ने ओवर करवाया, उसमें 27 रन बने। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि लास्ट ईयर जब हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ टेस्ट मैच खेल रहे थे, उसके बाद आईसीसी ने इस ग्राउंड को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया और लग ये रहा था कि शायद कुछ सॉफ्टवेयर चेंज हो जाए। और पाकिस्तान में रमीज राजा ने कहा था कि नई पिचेस आ जाएंगी, एडिलेड के क्यूरेटर को भी बुलाया गया, लेकिन हालात चेंज नहीं हुए। ये पिच भी वैसी की वैसी है। लग रहा है कि टीम चेंज होगी, पिच वही है। तो मतलब हमारे मुल्क में लोग इतनी दूर दूर से इतने मुश्किल प्रोसेस से गुजरकर क्रिकेट देखने आते हैं, लेकिन जो क्रिकेट हो रही है, मेरे ख्याल में ये लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी है। कुछ पिचेस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारी टीम हो सकता है फाइट बैक करे, टेस्ट मैच ड्रॉ कर ले, लेकिन जिस स्टाइल की क्रिकेट इंग्लिश टीम खेल रही है, मेरे ख्याल में लग रहा है कि शायद हम कोई ख्वाब देख रहे हैं कि 500 रन एक दिन में बन गए, 4 सेंचुरियां बन गई। इस तरह तो वनडे और T20 क्रिकेट में भी नहीं होता। और टेस्ट मैच में हम अपनी टीम को जिस तरह देख रहे हैं, अब आप देखें इस टीम के साथ जो डोमेस्टिक के सबसे कामयाब स्पिनर है अबरार अहमद, वो मौजूद हैं, उनको नहीं खिलाया गया। फ़हीम अशरफ मौजूद हैं, उनको नहीं खिलाया गया। मोहम्मद अली को टेस्ट डेब्यू करवा दिया गया। तो या तो हमारी सोच ख़त्म हो गई है, या शायद टीम मैनेजमेंट जो सोच रही है वो शायद हमसे ज़्यादा, यकीनी तौर पर हमसे ज़्यादा वो क्रिकेट को समझते होंगे, लेकिन जो उनका अंदाज है सोचने का, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो भूल चूक कर रहे हैं।
पाकिस्तान की टीम इतनी गई गुजरी नहीं जितनी हम इस टीम में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी अगर हम बेहतर सिलेक्शन करते, ज़रा फराख दिली से सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग है सिलेक्शन में, जिसकी वजह से हमने जो टीम उतारी है वो मेरे अपने ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये पाकिस्तान की बेहतर टीम नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये देखा जैसे कि आपने उस पेस की बात की जिससे खेला गया है, द वीडियो गेम पेस, मैं देख रहा हूँ कि पर्थ में भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने जी चने भून दिए वेस्ट इंडीज़ के, 600 रन उन्होंने भी मारे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे 2 दिन में उन्होंने बनाए 600 और तीसरा दिन है और वेस्ट इंडीज़ वो भी 3 विकेटों के नुकसान पे 166 कर रही है, वहाँ पे डबल सेंचुरीज भी बनी है। इज़ इट समथिंग टू डू विद द मॉडर्न एरा ऑफ टेस्ट मैच? टेस्ट मैच भी अब तेज़ खेले जाएंगे या फिर ये हम सिर्फ पिच को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ब्रेंडन मैकलम इसके बाद से जब से इंग्लैंड के हेड कोच बने हैं उन्होंने इस टीम का बिल्कुल अंदाज ही चेंज कर दिया। वो टीम जो छोटी टीमों के खिलाफ भी स्ट्रगल कर रही थी, वो टेस्ट क्रिकेट इस अंदाज में खेल रही है। अभी अगर आपको याद हो, जब लास्ट वीक में आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने बताया था कि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो इंग्लिश टीम ने अबू धाबी में एक इनिंग्स खेली थी तो 77 ओवर्स में 501 रन बनाए थे। मेरा ख्याल था कि जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो शायद इतनी आसानी से इतनी फ्रीक्वेंट स्कोर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब आप देखें, ब्रेंडन मैकलम वो स्विच हिट भी मार रहे हैं, वो रिवर्स स्वीप भी खेल रहे हैं, वो स्वीप भी खेल रहे हैं, वो आगे बढ़ के भी मार रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक दुनिया में एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट है। मेरे ख्याल में अगर कल यहाँ ये बहस हो रही थी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कि अगर पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही होती तो क्लोज ऑफ प्ले पे क्या स्कोर होता, तो हमारे एक दोस्त ने कहा 270 रन पर हमारे 4 बैट्समैन आउट हुए होते। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड का जो स्टाइल है वो स्टाइल ऐसा है जिसने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया है पाकिस्तान टीम को। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे एक सवाल ये भी ज़रूर करूँगा कि कायद आज़म ट्रॉफ़ी में भी जो पिछले साल हुए थे रन्स, लेकिन उससे पहले आपने जो बात की कोच की, यकीनन कोच के साथ बड़ी तब्दीली आती है। हम क्या करें, हम तो सर कुदरत के निज़ाम वाले कोचिंग स्टाफ के साथ लगे हुए हैं, क्या करें। अच्छा भट्टी साहब से मज़ीद भी हम बात करेंगे, लेकिन जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि इंग्लैंड ने अभी बना लिए 576 रन्स और उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मूड में लग नहीं रहे हैं वो डिक्लेयर करने के दूर दूर तक। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को दे आर ट्राइंग टू बैट आउट ऑफ द टेस्ट मैच, जो कि गालिबन वो 80-90% कर ही चुके हैं। मिरेकल होगा कि इस टेस्ट का कोई रिज़ल्ट आए पाकिस्तान के फेवर में। सबसे अच्छा रिज़ल्ट यही लग रहा है कि पाकिस्तान ड्रॉ कर जाए, वरना बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस वक्त इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है उस वक्त तो ये सीधा पाटा विकेट लग रहा है। जब पाकिस्तान बैटिंग करने आएगा तो हो सकता है ये लॉर्ड्स या पर्थ लगना शुरू हो जाए। तो इंग्लैंड की बैटिंग तो जारी है और हमारा शो भी जारी ले रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड वाले तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले रहे हैं। अगर आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम बदल रहा है, नई नई बीमारियां आ रही हैं और क्या ही इतनी अच्छी हमारी डाइट है कि हम अपने अंदर का जो मुदाफ़त निज़ाम है, वो निज़ाम के जो बीमारियों से लड़ता है, उसको हमने क्या ही इतना नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप हमारा शो देख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आप अपना ये जो इम्यून सिस्टम, मुदाफ़त निज़ाम, लड़ने का निज़ाम, उसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारा रेगुलर हिस्सा बन चुकी है। उम्मे राहिल, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे शहर में जो मामलात हो चुके हैं ना, बहुत बुरे हो चुके हैं अभी, और आज तो ज़्यादा मेरे ख्याल से सर्दी ने स्टेप इन कर दिया है थोड़ा सा। अब जनाब नज़ला, खांसी, स्पूटम, ये सारी चीज़ें जो है बहुत उरूज पे पहुँच जाएगा। हम अपना इम्यून सिस्टम इस वेदर में कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या मामला कर सकते हैं? ऐसा है कि इम्यून सिस्टम जब से इंसान बना उसके साथ जुड़ा हुआ है और लोग इसके साथ चल भी रहे हैं, लेकिन ये कोविड के बाद ज़्यादा अवेयर हो गए लोग इम्यून सिस्टम भी कोई चीज़ होती है और उसको किस तरह से हमने अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत मुश्किल चीज़ों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे घर में दे दी है जो कि हम किचन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम उसको एज अ टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हर चीज़ जो है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है अगर उसको सही से देखा जाए और समझा जाए।
उसमें आपके सारे स्पाइसेस भी आ गए हैं, आपकी चाय की पत्ती भी है उसके अंदर, और उसमें ग्रीन टी भी है। अब ये है कि हम उसको इस्तेमाल करें जिससे वेट कम हो रहा है, इससे नींद भाग रही है, इससे मसाला अच्छा हो रहा है, टेस्ट अच्छा हो रहा है, बिरयानी अच्छी बन रही है, लेकिन वो मसाले टेस्ट के लिए नहीं थे, वो मसाले आपकी सेहत के लिए थे, जिसको हमने सिर्फ जायकों के लिए रख दिया है। तो वही चीज़ें अगर आप तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जब हम खाना बना ही रहे हैं, अब सर्दी है तो मेथी बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है, सूखी मेथी तो होती है, लेकिन अब जो फ्रेश मेथी वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। मुलेठी हर घर में मौजूद होती है, पान वालों के पास मौजूद होती है, बहुत खाई जाती है खांसी गले के लिए। आपका बेस्ट आपका इम्यूनिटी टॉनिक है ये आपने थोड़ा सा रख के मुंह में हल्का हल्का आप चूसते रहें, खाते रहें, किस तरह खा लीजिए। मोरिंगा हमेशा जिक्र करते हैं और उसको लोग खाते ख्वाब इज्जत नहीं देते कि मोरिंगा हर घर में लगा हुआ है, पत्ते लग जाता है, ऊपरी हो जाता है। उसके पत्ते आप रख लें, अपने सलाद में डाल लें, उसका जूस बना के पी लीजिए, चंद पत्ते रोज़ाना बच्चों को खिला दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी नहीं। उसके खाने का फ़ायदा ये कि आपको एक्स्ट्रा विटामिन सी नहीं लेना है, विटामिन ई नहीं लेना है, जितनी उसमें मिकदार है वो उन सबसे कई गुना ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको ज़रा अपने फ़ायदे की बात आपसे पूछ लूँ। देखें, हमारा काम बोलने का, बिल्कुल। अब उसमें बहुत सारे लोग और भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, चाहे वो रेडियो के हों या टेलीविज़न के या सोशल मीडिया के हों, एक बार गला ख़राब होता है ना, तो वो क्योंकि रेस्ट नहीं मिलता तो फिर वो एक लंबी कहानी चलना शुरू हो जाती है। इसके लिए क्या किया जाए? कीपिंग इन व्यू कि ठंडा पानी नहीं पी रहे हम। हाँ, नहीं, ठंडा पानी तो बहुत माशाल्लाह समझदार हो गए लोग, पीते ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखिए, एक तो मुलेठी बहुत अच्छी चीज़ है, उसको रूटीन में रखना चाहिए कि आप उसको एक छोटा सा टुकड़ा जैसे आप मुंह में रख के छाले की तरह चबाते रहिए, ठीक है, वो आपका गला साफ़ रखे, कि खासकर वो तमाम सिंगर्स, बोलने वाले लोग, उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो है, अगर कभी ऐसा होता है जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सुबह उठेंगे गला बंद है, कुछ खराश आ रही है, कुछ लग रहा है, कुछ बलगम सा है, आपने सिंपल क्या करना है, 2 अदद काली मिर्च लेनी है, ठीक है, एक इधर डाली एक इधर डाली, जब मुंह में रखी और चाय पी ली, बस गला साफ। अरे वाह, आप करके देखिए, क्या बात है। तो हम तो ये करके देखेंगे। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ प्रोसीड टू द किचन और ज़रा बताएं कि हम क्या चीज़ जो है वो बना सकते हैं अपने किचन में रहते हुए, सो दैट हम अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर कर सकते हैं। एंड ओवर टू यू मिराइल। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे किचन में मौजूद होती हैं और हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है, लेकिन उसको खाते नहीं हैं। बताते ज़रूर हैं और कुछ भी नहीं करना। कलौंजी के 5 दाने, 5 से 7 दाने हैं, बहुत ज़्यादा कलौंजी कभी भी नहीं खानी चाहिए। ये सुबह निहार मुँह आप ऐसे खा लीजिए या ज़रा सा शहद मिला के उसको खा लीजिए। ये आपके पूरे आपके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसको खाएँ या निगलें या चबाएं? निगल जाएंगे, इसलिए कि 7 दाने तो आपको गायब हो जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे आप कहाँ गए। तो डायरेक्ट आप शहद के साथ उंगली में ज़्यादा शहद लेके या स्पून में 5 से 7 दाने बहुत है, ठीक हो गया। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं कि वो चमचा भर के खा ले तो नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अभी मैंने मेथी की बात की, मेथी अभी तो फ्रेश है, लेकिन हमारे पास मेथी दाना मौजूद होता है हर वक्त, हर पूरे साल, और ये बेस्ट सीज़न है इसका कहवा पीने का। मेथी दाने की चाय अगर आप पीना शुरू कर दें, दिसंबर स्टार्ट हो गया है, ट्वाइस अ डे आप पीना शुरू कर दें, 2 महीने 3 महीने पी लीजिए। अगर चाय नहीं पीते, बहुत से लोग नहीं पीते, कहवा अच्छा नहीं लगता, सिर्फ आपने मेथी दाने को पानी में भिगोना है, बस वो पानी इसका डिकॉक्शन बन गया, उसका आपने पानी पी ले इन्फ्यूज़ करके। 2 दिन में 2 बार पीना है। 2 से 3 महीने पिए, आपका पूरा साल ऐसा गुजरेगा कि आपको किसी चीज़ की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं होगी, और जो गर्मियों में परेशान होते पसीने से, स्मेल से, उससे भी महफूज हो जाएंगे। इसके अलावा फ्लेक्स सीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको खाना चाहिए, जो कि हम नहीं खाते हैं। तो इसके लिए ये कि फ्लेक्स सीड घर में होता है, कुछ भी नहीं है, बच्चों को आप स्मूदी दे रहे हैं, कोई भी उनका डेजर्ट बना रहे हैं, घर में कोई डेजर्ट बना रहे हैं, उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर लें। अच्छा उमेराइल, जैसे कि आप बता रही हैं, हमें कॉलर भी है, कोयटा से कामरान है। अस्सलाम वालेकुम कामरान, प्लीज़ आप क्या सवाल करना चाह रहे हो उमेराइल से, बताइए। जी, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ, कामरान नाम है। मेरा ये सवाल था कि चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं और बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इसके बारे में अगर आप मुझे कुछ बता दें। ओके, डुअल प्रॉब्लम है जी। हाँ, वो तो कॉमन से प्रॉब्लम है। इसके लिए भी मैं खाने की चीज़ से बता देती हूँ कि इंजीर जो है, इंजीर 4 अदद या 5 अदद इंजीर को दूध में भिगो दीजिए, ठीक है, और इसको जो है आपने सुबह या दिन में किसी भी वक्त खा लीजिए। ये बालों की ग्रोथ के लिए एक्सीलेंट चीज़ है और आपके सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्टमक को सही रखेगा। और इसी एक इंजीर का एक मतलब जो आप इंजीर भीगी हुई उसको लेके उसका जो है ना आपने पेस्ट बनाया और उसको पूरे फेस पे लगाया, मसाज कर लिया, जब वो ड्राई हो गया उसको वॉश कर लिया,
तो ये आपके जो चेहरे के धब्बे उनको भी ये दूर करेगा। इसके अलावा विटामिन सी जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उसका इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, तो चेहरे के धब्बों के लिए और रंग के लिए वो बहुत इफेक्टिव है। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मोरिंगा की मैं बात करी थी। मोरिंगा आपके पास पौधा है, पत्ते हैं, तो आप उसको सुखा लीजिए, नहीं तो पाउडर तैयार मिल जाता है। मैं फिर आपको रोकूंगा। हाँ जी। हुमैरा लाहौर से हैं जी। जी हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए हुमैरा, क्या आप सवाल करना चाहेंगे हुमैरा से? मैं भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, मालिक की मेहरबानी। हाँ जी, मैंने डॉक्टर उमर से बात करनी है। जी जी। मेरे उनसे 2 क्वेश्चन हैं कि मेरे, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन अभी क्योंकि वो वाली सर्दी नहीं आई जो एक बारिश के बाद सर्दी आती है, लेकिन स्किन ड्राई हो जाती है और मेरी स्किन के ऊपर जो है वो एक्ने थी, लेकिन उससे स्कार्स रह गए हैं, वो नहीं जा रहे। मैंने बड़ी चीज़ें यूज़ की, टोटके भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके लिए प्लीज़ मुझे कोई अच्छी सी जो रेमेडी बता दें। ठीक है। एक्ने के धब्बे रह गए हैं और उसके धब्बे निशान नहीं जाते, कि बहुत सारे डिपेंड करते हैं आप उसको धब्बा कह रही, हो सकता है वो स्कार हो। एक्चुअली जब हम जिस नज़र से देखते हैं वो एक अलग होती है और आप उसको फील अलग करते हैं कि ओपन पोर्स, स्कार, पिट, सब डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, सिंपल सा आसान तरीका ये है कि गंधक आंवला सार इजीली मिल जाता है। गंधक आंवला सार लीजिए, गंधक आंवला सार लेके उसका जो है आपने पाउडर बनाना है। उसके अंदर टी ट्री ऑयल, तकरीबन 1 चमचा गंधक आंवला सार लेना है। टी ट्री ऑयल आप लीजिए तकरीबन 8 से 10 कतरे। खीरे का जो जहाग, खीरे के ऊपर से हम रगड़ते हैं जब उसका कड़वाहट निकालने के लिए, वो जहाग उसमें आधा चमचा मिला लीजिए। अब वैनिशिंग क्रीम आप कोई भी मिल जाएगी, इस वक्त ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, अच्छी सी कोई ड्राई क्रीम जो है वो लेके नॉन केमिकल उसको उसमें मिला के आपका एक क्रीमी पेस्ट बन जाएगा। ये आप रात को लगाना शुरू कर दीजिए। मैं कहती हूँ कि जितने लोग दानों से परेशान हैं, दानों के निशान से परेशान है, वो लगाना शुरू कर दें। जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री है कि दाने होते हैं, वो इन तमाम चीज़ों से इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे। ठीक हो गया। मोरिंगा के हवाले से आप बताएं। मोरिंगा का ये कि ये जो है वो चीज़ है जो आप 6-7 महीने के बच्चे को स्टार्ट मतलब खिलाना शुरू कर सकते हैं। जस्ट 1 पिंच, ये मतलब मैं खुद अपनी फैमिली में करती रही। पाउडर बनाया है? ये पाउडर पत्ते सुखा के उसका पाउडर है, और ये आप अपने घर में भी बना सकते हैं। अगर फ्रेश आपके घर में पत्ते हैं तो बहुत ही कमाल की बात है कि आपने उसका थोड़ा सा ब्लेंडर में डाला, किसी भी फ्रूट के साथ उसका जूस बनाया और वो आप पीना शुरू कर दें। वो आपका इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसके अलावा आपके वेट को मैनेज करता है। और वो बच्चों को जूस दे रहे हैं तो उसमें 2 पत्ते डाल दीजिए, कोई भी चीज़ दे रहे हैं उसमें 2 पत्ते डालें, उसका जूस बन जाएगा। वो ये अपना रूटीन में बना के रखें बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, उनकी मेमोरी के लिए। ये एक्सीलेंट चीज़ है। बढ़ती उम्र के साथ इसको इस्तेमाल करते जाइए। सर्दियों में वो ख़वातीन जो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनके मसले मसाइल हैं, क्या बना सकते हैं उनके लिए? अच्छा, उनके लिए मैं बताऊं कि एक चीज़ आज मैं स्पेशली आजकल मैं इसके ऊपर बड़ा काम कर रही हूँ। ये जो है 3 चीज़ों का मिक्सचर है। इसमें जो है मेथी दाना तकरीबन 50 ग्राम्स आप मेथी दाना ले लें। इसके अंदर इलायची का दाना, हरी इलायची जो होती है 50 ग्राम्स, और कलौंजी 10 ग्राम। ये रेशो है, ये पाउडर इस तरह से बन जाएगा। रोज़ाना 1 चमचा खाना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि जी जो सर्दी की वजह से या वेदर की वजह से जो दर्द हो रहे हैं या वीकनेस की वजह से हो रहे हैं, उससे आपको निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। और इसको रूटीन में सब लोग खा सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी खा सकता है, लेकिन 1 टीस्पून रोज़ाना डेली रूटीन बना के देखिए कि आप बहुत सारी बीमारियों से इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे। एंड आखिर में सर्दियाँ आती हैं तो जी जो स्किन जिनकी है क्रैक गिल रही है, वो क्या हम उनके लिए कर सकते हैं? अच्छा, क्रैक हील हो रही है तो मॉइस्चराइजिंग ज़रूरी है। ठीक है। और सबसे आसान है कि बेतहाशा क्रीम्स एंड बटर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप घर में करना चाह रहे हैं तो दही हमारे घर में मौजूद होती है। फ्रेश क्रीम, दूध की बलाई पूरे पंजाब में, पूरे जो एरियाज़ में मिलती है, उससे अच्छा मॉइस्चराइज़र कोई नहीं है। दूध की बलाई फ्रेश वाली लीजिए, उसमें लेमन जूस डालिए, फ्यू ड्रॉप्स ग्लिसरीन डालिए, ये बना के रख लीजिए। रोज़ाना रात को लगाइए। दिन में आप जो दिल चाहे लगाएं, लेकिन रात में आप ये लगाइए। सदियों पुराना ज़िंदगी गुजर गई ये चीज़ें इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद आपके ना स्किन ख़राब होगी, ना क्रैक हील होंगे, ना हाथ ख़राब होंगे। थैंक यू सो मच उमैर, आप तशरीफ़ लाएँ। और आज के शो से हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं, लेकिन हम आपको ये इत्तला देना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि आज हमारी बहुत ही अच्छी क्वाइन कर महक असलम यहाँ नहीं थी। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज़ महक के वालिद का रज़ा इलाही से इंतकाल हुआ। हम अपने शो के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो दोस्त नहीं, मेरी बहन जैसी है महक, मैं ज़ाती तौर पे और अपनी पूरी टीम की तरफ से सोगवार हूँ।
दुआ करते हैं हम उनके वालिद के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अपने वालिदैन से मोहब्बत करें क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, वो लोग ही जान सकते हैं इसकी कदर व कीमत जिनके पास वालिदैन नहीं है। महक के वालिद को अपनी दुआ में याद रखें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी पीर को, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।